हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। माई सेल्फ जितेंद्र मेहता सर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन हब। और बच्चों, हमने रियल चैप्टर शुरू किया था जिसके हम 5 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे छठे पार्ट की बारी है। ठीक है, अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं बच्चों, पहले वो देख लीजिए। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो हम क्या कर चुके हैं, हम इन क्वेश्चनों का एससी एलसीएम 3 नंबर का सीखा था लास्ट टाइम हमने। ठीक है, तो आप यहाँ तक जो है रिवीजन कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो पहले कर लीजिए। चलिए हमारा 6 पार्ट शुरू करते हैं अब। ठीक है, 6 पार्ट में मैंने आपको 5वें पार्ट में बताया था कि हम नंबर सिस्टम को और पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय बोल देते हैं, तो याद रखिएगा रेशनल परिमेय एक ही बात है। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे नंबर जिनको आप ना p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि आपके नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपके पास नंबर है जैसे मान लो 2/3, तो क्या डिवाइड में जीरो है? नहीं है, तो ये नंबर क्या है, रेशनल है। तो ठीक कर दो, हाँ ये नंबर रेशनल होगा बच्चों। ठीक है, यानी परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही 7/11 ले लो। अब क्या बटा में जीरो है? बटा में तो 11 है, जीरो नहीं है, इस मींस ये भी रेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने जीरो ही ले लिया, अब बताना है जीरो नंबर हमारा रेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो अब जीरो के बटा में क्या है, आपको पता है ना कि अगर किसी नंबर के डिवाइड में कुछ ना हो तो क्या पढ़ा जाता है, एक। अब रूल क्या था, बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए कोई टेंशन नहीं है। इट मींस ये भी नंबर क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम मान लीजिए 3 ले लें तो बटा में क्या है, एक, ये भी रेशनल। 4 ले लें वो भी रेशनल, 5 वो भी रेशनल। इसका मतलब आपने जो पार्ट 1 में नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, है ना, ये सारे के सारे नंबर कौन है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल। बस बटा में जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए, तो रेशनल नंबर के बाद हमारा अगला पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट था हमारा। 3 नंबर हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल जो 1 से शुरू थे, होल जो 0 से शुरू थे, इंटीजर जो 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में थे, उसके बाद हमने प्राइम कंपोजिट किया था वो उसी के अंदर से थे। चौथा पॉइंट है हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसी के कुछ पार्ट्स और हैं रेशनल नंबर के, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में हो गए। अब मान लो डेसिमल फॉर्म में पढ़ते हैं हम, अगर डेसिमल में आ जाए, ठीक है, डेसिमल में जैसे नंबर दिख रहा है आपको 2.46, 2.46 जैसे कि नंबर दिख रहे हैं, अब ये डेसिमल में है। अब ये नंबर p बाई क्यू फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता, है ना, वो देखना है। तो अब देखो, एक और नंबर है जिसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि शांत दशमलव प्रसार की संख्या। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल, यानी ए नंबर विद लिमिटेड डेसिमल, जिसका दशमलव प्रसार सीमित, सीमित मतलब रुक जाए। जैसे 2.46 है, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग को शांत बोल देते हैं, शांत दशमलव हिंदी में, ध्यान रखिएगा बच्चों हिंदी वाले। चलिए 2.46 आ गया, एक नंबर और दिया है 7.3456। अब इसका भी नंबर क्या है, डेसिमल क्या है, देखो लिमिटेड है। क्यों? 4 अक्षर बाद रुक गया। अगर आप और नंबर उठाओ, मान लो 8.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपने पॉइंट के 9 अक्षर बाद नंबर रोक दिया, है ना, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तीनों क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग है, यानी कि इनका डेसिमल रख गया। ठीक है, और दुनिया के जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे सारे, ठीक है, ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होंगे, रेशनल होंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल, परिमेय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, दुनिया की सारी शांत संख्याएं परिमेय है, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, रेशनल होते हैं। तो हमने रेशनल पढ़ा था ना अभी, p बाई क्यू फॉर्म, इसको भी रेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी एक और डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है
नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था, अक्षर कहीं ना कहीं रुक रहा था, है ना, पॉइंट के बाद 2 अक्षर रुक गया, 4 रुक गया, 9 रुक गया, कहीं ना कहीं रुक रहा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकेगा, अशांत। जैसा कि एक नंबर दे रखा है आपको 2.444 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा जब डॉट 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 लिखा आ जाए तो मतलब वो नहीं रुक रहा, कहीं नहीं रुकेगा वो, ठीक है। तो ये चलते ही जाएंगे। और आपने 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, 2.4 का बार बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नंबरों को। अगला भी है 7.343434 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। तो इसमें क्या देखोगे 34 बार बार आ रहा है, वहां पे 4 बार बार आ रहा है। तो जब डेसिमल रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी अशांत परंतु आवृत, ये वो नंबर है जो रुक तो नहीं रहे पर रिपीट हो रहे हैं, 4 4 4 34 34 34 तरीके से, ठीक है। तो ये नंबर बच्चों रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स हैं जो रुके भी ना और उनके नंबर रिपीट होते जाए, वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि अशांत और एवरेज। और आपने 9वीं क्लास में, अब इसमें भी क्या होगा, आपने जो है डॉट डॉट लिखा, इसको क्या बोलेंगे 7.34 का बार। और बच्चों 9वीं क्लास में आपने ये पढ़ा था कि 2.4 का बार है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो जो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, पढ़ा ना हमने अभी, जो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया वो रेशनल। तो मतलब दुनिया के सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे, यानी कि अशांत परंतु आवृत, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, ये भी रेशनल होंगे, रेशनल यानी कि परिमेय होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर भी क्या होंगे, रेशनल यानी कि परिमेय होंगे। चलिए उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ऐसे नंबर, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो संख्या जो अशांत परंतु आवृत हो, यानी कि डेसिमल नहीं रुक रहा लेकिन नंबर बार बार आ रहा है। अगर ऐसी आ जाए जिसका डेसिमल भी ना रुके और नंबर भी बार बार ना आए, जैसे इसके अंदर है इरेशनल नंबर, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो याद रखिएगा ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि 2.40 400 400 4 डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसमें भी 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 4 रिपीट था, यहाँ भी 4 रिपीट है। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे 40 है तो 40 के बाद 40 40 अगर आता रहता तब ये कहलाता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, तब कहलाता। अब 40 के बाद क्या रहा है 400, 400 के बाद क्या रहा है 4000, तो नंबर सेम नहीं आ रहा, नंबर बढ़ रहा है। तो ऐसा नंबर क्या है, सेम नहीं आ रहा, यानी कि नॉन रिपीट, यानी कि अनावृत, है ना। अशांत तो था ही, ये अनावृत है, ये डेसिमल तो रुक भी नहीं रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है 2.30 300 300 3 ऐसे 4 बार जीरो आएंगे आगे, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय, हिंदी में अपरिमेय बोलते हैं इसको, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पता लग गया आपको, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट हो, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीट हो वो रेशनल होगा, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो वो भी रेशनल होगा। इरेशनल कौन होगा, एक ही डेफिनेशन है रेशनल की कि जिसका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा बच्चों, ठीक है, उसको जो है इरेशनल बोला जाएगा, यानी कि अपरिमेय बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लीजिए। ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है चौथा पॉइंट हमारा, ठीक है। उसके बाद ये 2 पॉइंट इसी का पार्ट थे, ये हमारा 5वां पॉइंट है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप जो है एक डिब्बा लो, उसमें आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड इंटीजर को बोलते हैं, क्यू रेशनल को बोलते हैं, आई आर इरेशनल को बोलते हैं। अगर ये सारे नंबर एक ही डिब्बे में डाल दें, उस डिब्बे का नाम होगा रियल नंबर, यानी कि ये सारे रियल नंबर हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, हमारे चैप्टर का नाम बच्चों, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर हैं, ठीक है।
उसके बाद अब इसमें एक चीज और आपको करनी है, ठीक है। इनको समझने से पहले आप क्या कीजिए, अपनी जो मैथ की कॉपी आपने लगाई है या रफ कॉपी है, आप एक काम कीजिए, जैसे कि एक का ना स्क्वायर लिख लो। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। दो का स्क्वायर लिख लो, क्या होगा? 4। तीन का स्क्वायर लिख लो, क्या होगा? 5। ऐसे चलते जाओ और 30 तक के स्क्वायर याद कर लो बच्चों, ये काम आते हैं काफी। ऐसे आप क्या करो रफली, ठीक है, आप इन सब के स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और जैसे 3 का स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सारे जो स्क्वायर है बच्चों वो याद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब आपने एक चीज और करनी है, इसके साथ साथ ये भी करो, एक का स्क्वायर रूट यानी वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, 4 का रूट इसका उल्टा कर दो 2, 9 का रूट 3, ऐसे चलता जाएगा, और 900 का रूट क्या हो जाएगा? 30। ऐसे दोनों याद कर लो बच्चों, उल्टा सीधा, ठीक है ना, ये हमारे काम आते हैं, ठीक है। चलिए अब आप ऐसे क्वेश्चन जिनका रूट आपको पता है, ठीक है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 है ना, यहाँ पे आप कर सकते हो। 4 का 16 का रूट मुझे पता है, 4 आएगा, 25 का रूट पता है, 5 आएगा, ऐसे। तो ऐसे रूट, जो रूट आपको पता है वो सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और √2, √3, √6, √5, अब ये इनके बीच के नंबर है, 2, 3, 6, 5 है ना, इसके बीच के नंबर है, इनके रूट हमें नहीं पता, ठीक है। वैसे आप √2 का नंबर जो है कई जगह पढ़ चुके हो, 1.414 लिखा जाता है, ये भी 3 डेसिमल का होता है। √3 जो है वो 1.732 लिखा जाता है, ये भी 3 डेसिमल तक हम लिखते हैं, पर एक्चुअल में ये अनलिमिटेड डेसिमल है। और इसका डेसिमल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, यानी जब आप इनके रूट को सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपका जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेट आएगा, कभी रुकेगा नहीं, और नॉन रिपीट आएगा, कभी रिपीट नहीं होगा। इसलिए ये इरेशनल की डेफिनेशन यानी अपरिमेय की परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये नंबर क्या होंगे? इरेशनल, ठीक है। इसके नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों कि कौन से रेशनल है, कौन से रेशनल है, तो ध्यान रखिएगा, जिसका रूट आपको नहीं पता ना वो इरेशनल। और ये जब आप याद कर लोगे तो आपको 1 से 30 तक जो है, यानी कि 1 से लेकर 900 तक के नंबर में पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारे रेशनल है, कौन से रेशनल है, ठीक है। तो ये इन सब के रूट हमें पता है। जैसे यहाँ पे नंबर ले लो 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका मतलब अगर आपने 225 का रूट किया तो आप जानते हो कितना है? 15 है। तो इसलिए जरूरी है बच्चों ये याद रखना, ठीक है, 1 से इस तरीके के स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हमने रियल नंबर पढ़ लिए, ठीक है सारे। उसके बाद एक और आते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप ना रियल नंबर पे शो नहीं कर सकते, है ना, नंबर लाइन पे, यानी कि संख्या रेखा पर। आपको याद होगा हमने पार्ट 1 में पढ़ा था रियल नंबर, सबसे पहले क्या होता है? रियल नंबर वो होता है जिनको आप नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे दर्शा सको। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको आप नहीं दिखा सकते, उनको क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आते हैं, अभी हमने पढ़ा था 4 का रूट क्या होता है? 2। ऐसे 1 का रूट क्या होता है? 1। 0 का क्या होगा? 0। लेकिन माइनस वाले नंबरों का रूट करोगे तो क्या आएगा? आइटा, ITA, आइटा बोलते हैं इसको। तो ये जो नंबर है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है बच्चों, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी नंबर, आइटा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है A प्लस आइटा B की फॉर्म में, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है C, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और जो दूसरा पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर होता है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये टॉपिक पे स्टार लगा हुआ है बच्चों, यानी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप आगे हायर क्लास में जाओगे ना बच्चों तब इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आप नॉलेज में रखो कि ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते वो कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसको A प्लस आइटा B की फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल जो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं बच्चों।
तो अब तक आपने नंबर सिस्टम नोट कर लिया होगा सारा। चलिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, ठीक है। देखो वो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, आपको पता है कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं बच्चों, गुणनखंड हो सकते हैं हमारी भाज्य संख्या के। तो जो भी कंपोजिट नंबर है ना, एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे कि 10 है, देखो हमने पढ़ा था 10 क्या होता है, 2 गुना 5। तो दुनिया में 2 गुना 5, 10 से अगर 10 को करने पे 2 गुना 5 आया ना, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि 2 गुना 5 से हमेशा 10 ही आएगा। 2 गुना 5 से 9, 11, 12 ये कभी नहीं आएंगे। 2 गुना 5 का मतलब 10 है, और ये क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। 2 गुना 5 हमेशा 10 रहेगा, 2 गुना 5 से कोई और नंबर बनेगा ही नहीं ऐसे। और अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है चाहे आप 2 गुना 5 लिखो या 5 गुना 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये हमेशा यूनिक रहेगा और ये हमेशा 10 आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ने ये कहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इस थ्योरम के ऊपर जो है क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप इस थ्योरम को नोट कर लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यह गुणनखंड अद्वितीय होंगे, यानी कि यूनिक। अद्वितीय मतलब कोई उसके जैसा और ना हो, जिसके जैसा कोई और ना हो, इनके क्रम के बिना। इनका क्रम चाहे के पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 2 गुना 5 जो है ऑलवेज क्या बनेगा, 10 ही बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आता है, ये ना 6 की पावर n है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब 6 की पावर n है, ये देख लेना, 6 की पावर n बोला है, आया नहीं था लिखने में। चलिए तो 6 की जो पावर है यहाँ भी ठीक कर लो, ये 6 की पावर n है। तो हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन है कि चेक करो क्या 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, ये कभी डिजिट 0 पर जा सकता है कि नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, मान लो 6 की पावर 1 रख दी हमने ना, तो 6 कम 6, 6 की पावर 2 कर दो, 6 गुना 6 क्या आ गया 36। 6 की पावर 3 कर दो, 6 गुना 6 गुना में 6, यानी 36 की 6 से गुना 216, और ऐसे करते जाए। n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो यानी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं इसको, एक ही बात है। तो अब जो है 6 की क्यूब जो है वो 216 आ गई। अब देखो आप 6 की पावर कितनी मर्जी रखो, एंड पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो उसका सवाल है चेक करो क्या n पर, ठीक है, क्या n पर कोई भी नंबर n रखने पर क्या लास्ट में डिजिट 0 आएगा, एंड विद डिजिट 0, आखिरी का जो डिजिट है 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। तो ये आपकी ना बच्चों थ्योरम है, यानी प्रमेय है, ठीक है। तो इसके जैसा क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे कि 4 की पावर n भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। करने का रूल सेम रहेगा, मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूँ वो देख लीजिए, ठीक है। और आपको उस वे से करना है। आपने क्या करना है, चाहे 6 की पावर n आ जाए, ठीक है, या 4 की पावर n आ जाए, एक ही बात है। आपने 3 बातें याद रखनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। 3 बातें आपने याद रखनी है, पहले सीधी, फिर उसको नेगेटिव करके दोबारा लिखेंगे हम। तो 3 बातें याद रखनी है, क्या, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान से, हमें चेक करना है 6 की पावर n, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, वैसे तो 6 आपको पता है, n कितना मर्जी रखो, 6 का आखिरी नंबर 6 ही रहेगा। 6 को 6 से कितनी मर्जी बार गुना कर लो, आखिरी में 6 ही आएगा, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात हम मान लेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप क्या लिखोगे कि मानना 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बात लिख लो आप अभी, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो कि मानना 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सो 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 5, प्राइम नंबर 5। इसका मतलब हिंदी में क्या क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लो साथ साथ कि अतः 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी, यानी 5 से भाग होगी, विभाज्य होगी, ठीक है, 5 से भाग होगी।
देखो अगर कोई नंबर 0 पर समाप्त होती है, मान लो 6 की पावर n के एंड में 0 आ गया है ना, कोई नंबर आ गया जिसके लास्ट में 0 है, जैसे मान लो 250 आ गया है ना, तो लास्ट में 0 आ गया ना, ऐसे कह रहे हैं कि मान लेते हैं कोई ऐसा n का वैल्यू ऐसी है, आप रखेंगे तो एंड में 0 आ जाएगा। अब आप जानते हैं जिसके एंड में 0 है वो हमेशा किससे भाग होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बात लिख लें, ठीक है, कि 6 की पावर n हमेशा, कि अगर 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तो 5 से भाग होगी। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा और हमारा क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 जो है वो 2 गुना 5 होता है, तो क्या 10 हमारा जो है वो कभी भी 2 से भाग होगा, है ना, बिल्कुल होगा, सामने 2 पड़ा है। 10 हमारा 5 से भाग होगा क्योंकि सामने 5 पड़ा है। क्या 10 हमारा 3 से भाग होगा, नहीं होगा, क्यों, सामने 3 नहीं पड़ा। तो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर सामने पड़े होंगे ना, वो नंबर उससे ही डिवाइड होगा हमेशा। ठीक है, उससे जरूर डिवाइड होगा, और जो सामने नहीं पड़ा उससे कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो 10 कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, सामने पड़ा ही नहीं 7। सेम जो है कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, अगर कोई नंबर 5 से भाग हो रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मान लो कोई नंबर 5 से भाग हो रहा है तो इसके गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर तो 5 आएगा। यहाँ भी क्या लिखेंगे कि सो 6 की पावर n हैज नंबर 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। ये लिख लो हिंदी वाले, तीसरी लाइन का मीनिंग। ठीक है, हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहे भी। तो 6 की पावर n जो है हमारे पास, तो आपको 3 लाइनें मैंने कहा था याद रखनी है। क्या, पहली कि मानना 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, दूसरा डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 5 कि वो हमेशा 5 से भाग भी होगी, तीसरा कि अगर 5 से भाग होगी तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर पड़ा होगा, अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। ठीक है, तो हिंदी वाले 3 बातें हिंदी में नोट कर लेना बच्चों। चलो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 6 की पावर n, तो आपने ना ये 3 बातें ही याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ये थ्योरम है, इसको 3 बातें पहले सीधी लिखेंगे। अब आपा जानते हैं कि अगर 6 की पावर n 0 से भाग होगी, 0 एंड में आएगा तो 5 से भी भाग होगी, 5 हमेशा प्राइम फैक्टर में आएगा। बट आपा जानते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा था। ठीक है, हिंदी में इसका नाम क्या होता है, यहां लिखा नहीं इन्होंने, मैं लिख देता हूं, हिंदी वाले लिख ले। ठीक है, यहां पर लिख लें, इसका नाम हिंदी में होता है अंक गणित की, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय बोलते हैं इसको, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा, तो ऐसे हिंदी में आप लिख लेंगे, चौथी लाइन हमारी। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम क्या थी कि अगर 6 की पावर n, ठीक है, क्या थी कि 6 की पावर n जो है, 6 को क्या लिख सकते हैं हमेशा, 2 गुना 3 ही लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 गुना 3। तो अब इसको मैं हिंदी वाले नोट कर ले एक बार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पर वर्डिंग जो है वो क्या आएगी, वो आएगी कि 6 की पावर जो n है वो क्या होता है, 2 गुना 3 की पावर n, यानी कि 2 गुना 3 से हमेशा क्या आएगा, 2 गुना 3 से हमेशा 6 ही बनेगा, 5 कभी नहीं बन सकता। स्टार्टिंग में क्या था, 6 की पावर n 5 से भाग हो सकती है, तो 6 की पावर n
6 की पावर n अगर 0 पे एंड होती है तो 5 से भाग होगी, 5 उसके प्राइम फैक्टर में आएगा। लेकिन फंडामेंटल ने क्या बोला कि 6 से अगर 2 गुना 3 बने ना तो 5 कभी नहीं आएगा। तो इट मीन्स अब ये 3 बातें उल्टी करके लिखनी है। तो पहली क्या आएगी, ये वाली बात आ जाएगी, यहाँ 5 कभी नहीं आ सकता, यानी सो आप कह सकते हो ये बात उल्टी हो जाएगी क्या, 6 की पावर n हैज नॉट नंबर 5, ये नंबर है नंबर 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लाइन उल्टी होगी, आपने 3 लाइनें पहले सीधी लिखनी है, अब इसको फिर उल्टा। तो अब जो है ये लाइन भी उल्टी लिख दो क्या, कि 6 की पावर n कैन नॉट डिवाइड बाय प्राइम नंबर 5, है ना। तो 6 की पावर n कैन नॉट डिवाइड बाय प्राइम नंबर 5, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा 6 जो है वो 2 गुना 3 है, तो इसका मतलब 6 गुना n, जो 6 की पावर जो n है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता। अतः 6 की पावर n जो है कैन नॉट डिवाइड बाय प्राइम नंबर 5, कि 6 की पावर n 5 से विभाजित भी नहीं हो सकती। पहली लाइन को उल्टा करो, क्या लिखेंगे, हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। ये 6 की पावर n जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो आपने जो है पहले 3 लाइनें इसको दोबारा देख लो, हिंदी में क्या लिखोगे, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं, फटाफट देख लो कि आपका क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन था चेक करो क्या 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 ये 0 पर एंड हो सकती है कि नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप पहले ये मान लोगे कि मान लो वो 0 पे एंड हो रही है, तो 5 से भाग भी होगी, 5 उसके प्राइम फैक्टर में आएगा। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि 6 से अगर 2 गुना 3 आया है ना, तो 6 से 2 गुना 3 आएगा, 5 नहीं आ सकता। 6 की पावर n कैन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट हैव नंबर 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, कि 6 की पावर n जो है उसमें 5 नहीं आएगा। सो 6 की पावर n कैन नॉट डिवाइड बाय नंबर 5, इसलिए कभी 5 से भाग भी नहीं हो सकती। और 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन और होता है, ठीक है, जैसे कि 4 की पावर n, ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने 6 की जगह, तो आपने क्या करना है, ये मैटर अच्छे से नोट कर लो। अब जहां आपको 6 की पावर n दिख रहा है वहां 4 करते जाओ बस। अब उसके बारे में कह देगा, तो ये जो है ये रब हो जाएंगे तीनों, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 की पावर n, तो लेट कर लिया 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय नंबर 5, 4 की पावर n हैज नंबर 5, बट बाय फंडामेंटल थ्योरम यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 4, और 4 क्या होता है 2 गुना 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 की पावर n, 4 की पावर n, तो 4 की पावर n 5 प्राइम फैक्टर में नहीं आएगा, ये उससे भाग नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 की पावर n हो जाएगी बच्चों, 4 की पावर n, 4 की पावर। तो कहने का मतलब सेम स्टेटमेंट पे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 4 की पावर n आ जाए या 12 की पावर n आ जाए, सारे क्वेश्चन सेम तरीके पे चलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके साथ आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों, ठीक है। 4 की पावर n, 6 की पावर n। इसके बाद जो हम ये पढ़ेंगे ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे हमारे बच्चों, ठीक है। तो आप आज जो आपने जो भी पढ़ा है इस पार्ट में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।